ये क्वेश्चन पेपर है यूपी ट्रिपल एससी का है। इसी साल का है। तो पेट के लिए इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि हिंदी के जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए हैं अब लेवल अलग ही टाइप का हो चुका है, तो उसी हिसाब से अब आपको पीईटी के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो हम 5 ही क्वेश्चन इसमें देखेंगे और 5 क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे ताकि आपको समझ में आए कि किस लेवल का है और कैसा पेपर है ये और कैसे इसको समझना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि परिभाषा से युक्त असंगत विकल्प है। तो इसमें हमें बताना कि गलत सेंटेंस कौन सा है। पहला कह रहा है कि भाषा ध्वनियों के लेखन चिन्ह को लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि संस्कृत के समान देवनागरी है। तीसरा है भाषाओं की विविधता को मानकीकरण कहते हैं। और चौथा है पंजाबी की लिपि गुरमुखी है और उर्दू की फारसी है। और पांचवा विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए इन विकल्पों को पहले अच्छे से देखते हैं ये कह क्या रहे हैं। इसमें हमें गलत बताना है कि कौन सा गलत सेंटेंस है। ऑप्शन ए जो था कि भाषा ध्वनियों के लेखन चिन्ह को लिपि कहते हैं, ये कथन यानी ये ऑप्शन 1 करेक्ट है। लिपि वह प्रणाली है होती है जिससे भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट किया जाता है, जैसे कि देवनागरी लिपि। दूसरा हमारा ऑप्शन था कि हिंदी की लिपि संस्कृत के समान देवनागरी होती है, ये कथन भी सही है क्योंकि हिंदी और संस्कृत दोनों ही देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तीसरा कह रहा है कि भाषाओं की विविधता को मानकीकरण कहते हैं, ये सेंटेंस गलत है क्योंकि जैसे कि मानकीकरण क्या होता है, इंग्लिश में उसको स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है भाषा या किसी प्रकार या किसी प्रक्रिया को एक समान मानक पर लाना। लेकिन यहाँ कहा गया है कि भाषा की विविधता को मानकीकरण कहते हैं, यह अर्थ के बिल्कुल अलग है यानी अपोजिट में है। क्योंकि भाषाओं की विविधता इसका इंग्लिश में हम कहते हैं डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग भाषाओं का होना, जबकि मानकीकरण विविधता को कम करता है और एक रूपता मिलाता है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें तद्भव तद्भव तत्सम तद्भव से रिलेटेड है। ये कह रहा है एला पर्यक और माशक शब्दों का सही तद्भव बताना है हमको। सबसे पहले तो तत्सम शब्द क्या होते हैं। संस्कृत से जय को त्यो मतलब जैसा है संस्कृत से वैसा ही इसको ले लिया जाता है, तो उसे हम तत्सम कहते हैं। तद्भव क्या होता है, संस्कृत से विकसित हुआ शब्द होता है जो बदल कर बने होते हैं। यहाँ जैसे 3 शब्द था, एला पर्यक और माशक, ये तीनों ही संस्कृत शब्द हैं, यानी ये तीनों ही तत्सम शब्द हैं। एला का होता है तद्भव इलायची, एला का आधुनिक प्रयोग में इलायची अब कहते हैं, जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। पर्यक ये भी संस्कृत वर्ड है, इसका जो तद्भव होगा वो होगा पलंग। और फिर है माशक, इसका जो तद्भव शब्द होता है वो होता है एक छोटा सा कीट। माशक का मतलब होता है एक छोटा सा कीट और तद्भव में उसी कीट को कहते हैं मच्छर। तो जैसा कि पहला ऑप्शन कह रहा था कि आज पर्यक और मक्खी, आज का एला से कोई संबंध है ही नहीं और मक्खी इसका भी कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन बी यही गलत हो जाएगा क्योंकि मशक का मक्खी होता है, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इलायची पलंग और मच्छर ये तीनों ही सही तद्भव में आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विवेकानंद जी का व्यक्तिगत अत्यंत प्रभावशाली था, ये एक सेंटेंस है। फिर इसमें कह रहा है कि इसमें व्यक्तित्व शब्द संज्ञा का कौन सा भेद दर्शाता है, यानी व्यक्तित्व कौन सी संज्ञा है। सबसे पहले ये जान लो कि संज्ञा के जो मुख्य भेद होते हैं, सबसे पहला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये किसी विशेष व्यक्ति स्थान या वस्तु का नाम होता है, तो वो चीज़ व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है, जैसे राम, दिल्ली, गंगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर आता है जातिवाचक संज्ञा, इसमें क्या होता है किसी वस्तु प्राणी स्थान की पूरी जाति को दर्शाता है, जैसे कि लड़का, नदी, शहर, ये जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। फिर आता है भाववाचक संज्ञा, इसमें क्या होता है गुण, भाव, अवस्था या अवधारणा को दर्शाया जाता है,
जैसे कि सुंदरता, बचपन, व्यक्तित्व, शक्तियाँ। तो हमारा जो ऑप्शन था व्यक्तित्व, वो एक भाववाचक संज्ञा है। चौथा है समूहवाचक संज्ञा, किसी समूह को दर्शाता है इसमें। उदाहरण के तौर पे भीड़, झुंड, टोली, ये एक किसी समूह को बताते हैं। अब जैसे ऑप्शन में था व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये हो नहीं सकता, यह विशेष व्यक्ति का नाम होता है, तब हम इसको टिक कर सकते थे। लेकिन इसमें क्या है, भाव बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ना ये किसी समूह को दर्शाता है, ना किसी जाति को दर्शाता है। व्यक्तिवाचक, व्यक्तित्व वर्ड जो है, व्यक्तित्व वर्ड सिर्फ भाव को प्रकट करता है, तो ये भाववाचक संज्ञा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने सुनने वाले के स्थान पर किया जाता है उन्हें किस सर्वनाम से जाना जाता है। ये एक परिभाषा है, इस परिभाषा को क्या कहते हैं ये हमें बताना है। जैसे कि सर्वनाम को इंग्लिश में हम प्रोनाउन कहते हैं, जो नाउन के जगह पे यूज़ करते हैं, यानी संज्ञा की जगह पे इसको यूज़ किया जाता है। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने सुनने वाले के स्थान पर किया जाता है उन्हें किस सर्वनाम से जाना जाता है। जैसे कि पहला जो भेद होता है सर्वनाम का, वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, व्यक्ति विशेष के लिए किया जाता है, जैसे मैं, तुम, वह। फिर आता है संबंधवाचक सर्वनाम, ये संबंध बताता है, जैसे कि एग्जाम्पल में आया सो, जो या जिसका। निश्चयवाचक सर्वनाम, ये किसी निश्चित चीज़ के बारे में कहता है, जैसे कि यह, वही। फिर है अनिश्चयवाचक संज्ञा सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये किसी अनिश्चित चीज़ को कहता है, जैसे कोई या कुछ। निश्चित में निश्चितवाचक सर्वनाम में निश्चित चीज़ होती है, जैसे कि यह वही चीज़ है, जैसे। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अनिश्चित होती है वो चीज़ें, कोई या कुछ। दो सर्वनाम और होते हैं, जैसे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें जैसे कि कौन, क्या। ये जो सर्वनाम होता है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, ये पढ़ने में ही समझ में आता है कि प्रश्न किया जा रहा है। फिर आता है निजवाचक सर्वनाम, उदाहरण के तौर पे जैसे आप, अपने आप या खुद, ये निजवाचक सर्वनाम होते हैं। अब जैसे प्रश्न में था, कहने और सुनने वाले के स्थान पर जो सर्वनाम प्रयोग होता है उन्हें प्रश्न पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पे फर्स्ट पर्सन कहने वाला होता है, जैसे कि मैं। सेकंड पर्सन होता है तुम या आप, सुनने वाला। तीसरा होता है थर्ड पर्सन, वह, वे, जिसके बारे में कहा जाता है। ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के अंडर में आते हैं। हमारा उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की यही परिभाषा हो जाती है, जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने सुनने वाले के स्थान पे किया जाता है। नेक्स्ट है, हंसना शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, इसमें चंद्र बिंदु है, तो हमें बताना है इसमें चंद्र बिंदु क्या है। देखो हंसना में जैसे चंद्र बिंदु है वो नाक से निकलती है, तो वो अनुनासिक होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। देखो चंद्र बिंदु एक होती है शिव बिंदी होती है, उसको अनुस्वर कहते हैं, दोनों में अंतर होता है। चंद्र बिंदु नासिका से उच्चारण साथ में स्वर के ऊपर लगता है, हंसना या मुंह एग्जाम्पल के तौर पे। अनुस्वर नासिका के उच्चारण प्लस व्यंजन से पहले लगता है, जैसे कंप्यूटर, संकल्प। हंसना शब्द जैसे बोलोगे तो तुम्हें नाक से वो नोजल साउंड निकलती है, इसलिए वो अनुनासिक है। नासिक होता यह एक प्रकार की ध्वनि होती है, पर यह सामान्य शब्द है। तकनीकी रूप से अनुनासिक कहना उचित होगा हंसना शब्द के लिए। तीसरा ऑप्शन जैसे था अयोग व, ये इसका प्रयोग जो होता है वो विशिष्ट वैदिक उच्चारण में होता है। और चौथा जो था निर्नासिक, यह तो विपरीत होगा, यानी बिना नाक की ध्वनि के होता है। दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। छठा क्वेश्चन है, जैसे कि कह रहा है कि पूर्वी हिंदी इनमें से कौन सी नहीं है, जो ऑप्शन में दे रखा है इनमें से कौन सी पूर्वी हिंदी नहीं है। पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा है बाघेली, तीसरा है छत्तीसगढ़ी, चौथा है ब्रिज। पूर्वी हिंदी की जो मुख्य बोलियां हैं, तुम अगर उत्तर प्रदेश में रहते हो तो इसके हिसाब से डायरेक्शन के हिसाब से भी थोड़ा देख सकते हो। पूर्वी की तरफ पूरब में जब जाओगे और पश्चिमी की तरफ पश्चिम वाली जो भाषाएं होती हैं, इसमें पूर्वी का है। जब पूरब की तरफ जाओगे जैसे अवधी, छत्तीसगढ़ी, बाघेली, ये पूर्वी में आती है। लेकिन जो ब्रज भाषा है वो पश्चिमी हिंदी, पश्चिम डायरेक्शन में जाओगे तो पश्चिमी हिंदी की उपशाखा में आता है।
ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा, हाथरस, अलीगढ़ जैसे क्षेत्रों में बोली जाती है। अवधी जो है उत्तर प्रदेश के अयोध्या, प्रयागराज, सुल्तानपुर, नेपाल के तराई क्षेत्र, तुलसीदास की रामचरित मानस में इसी में लिखी गई है। बाघेली जो होती है वो मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में बोली जाती है, जैसे रीवा, सतना, सीधी आदि। ये पूर्वी हिंदी में होता है और बुंदेली के बीच में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी जैसे छत्तीसगढ़ राज्य में जो होती है ज़्यादातर भाषाएं। फिर आती है मगही या मगधी, बिहार, पटना, गया, नालंदा, प्राचीन मगध एरिया वाले हिस्से में ये बोली जाती है। फिर आती है सदरी, नागपुरी, झारखंड। तो नागपुरी झारखंड तो नहीं आएगा, लेकिन सदरी आएगा। तो ये भी पूर्वी हिंदी में आता है, जो कि रांची, गुमला आदि जैसे आदिवासी क्षेत्रों में बोली जाती है। तुलसीदास, कबीर, सूरदास जैसी कवियों की रचनाएं जो है इन्हीं बोलियों में लिखी गई है। छत्तीसगढ़ी को कई बार स्वतंत्र भाषा के रूप में भी गिना जाता है। ब्रज भाषा, कन्नौजी भाषा, बुंदेली भाषा ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। अब एक लास्ट देख लेते हैं, 7वां क्वेश्चन। एक शब्द दे रखा है उत्तर, ये शब्द तत्समय। हमें बताना है कि गायक शब्द क्या है। सबसे पहले समझते हैं तत्सम शब्द संस्कृत से जैसे तैसे लिया गया शब्द होता है, जैसे कि सूर्य, अग्नि, वायु, उषा, पुष्प, ये तत्सम शब्द आते हैं। तद्भव शब्द होते हैं संस्कृत से विकसित हुए होते हैं, बदल कर बना होता है। उदाहरण, सूरज, अग्नि का आग और पुष्प का फूल। सूर्य का सूरज, अग्नि का आग और पुष्प का फूल, ये तद्भव बन जाता है। और जैसे ऊष, ये संस्कृत शब्द है। अगर हम गायक शब्द का विश्लेषण करें तो गायक शब्द बनता है गा प्लस यक। यक यहाँ प्रत्यय है। यह किसी क्रिया, गाना से बना कर्ता सूचक शब्द है। संस्कृत में गायक शब्द मिलता है और हिंदी में भी उसी रूप में ही मिलता है, इसलिए यह भी तत्सम शब्द है। जैसे ऑप्शन सी है विदेशी शब्द। ये क्या होता है, गायक या हिंदी संस्कृत का ही शब्द है, विदेशी नहीं है। गायक हिंदी और संस्कृत का ही शब्द है, विदेशी नहीं है। देशज में ऑप्शन नंबर डी था। हिंदी का मूल शब्दावली को हम देशज कहते हैं, जैसे कि दूध और पानी। तो यहाँ पे जो गायक शब्द है वो है तत्सम शब्द, क्योंकि संस्कृत में भी गायक ही हम बोलते हैं और हिंदी में जय को त्यों ले लिया गया, तो ये तत्सम शब्द है।